यादों का सिलसिला। इस कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं जानी मानी पार्श्व गायिका मधुश्री से कमल शर्मा की बातचीत। श्रोताओं नमस्कार। मशहूर शायर बशीर बद्र साहब का एक खूबसूरत शेर है, खुदा की उसके गले में अजीब कुदरत है, खुदा की उसके गले में अजीब कुदरत है, वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। अपने नाम के अनुरूप संगीत रसिकों के कानों में शहद जैसी अपनी मिठास घोलने वाली फिल्म जगत की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका मधुश्री जी आज हमारे साथ हैं। नमस्कार। विविध भारती के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार कमल जी, आपको और सभी सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मधु जी, अमूमन ये होता है कि जैसे घर में कोई टीचर है तो बच्चों में ये होता है कि टीचिंग की लाइन में जाएं, कोई सिविल सर्विस में है तो वो सिविल सर्विस की तैयारी करता है। ऐसे ही किसी कला के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो घर का बड़ा असर पड़ता है। आपके यहाँ भी संगीत का चूंकि माहौल रहा, आप उस माहौल में पली बढ़ी, इसलिए संगीत की तरफ रुझान हुआ आपका। बिल्कुल कमल जी, मैं एक म्यूज़िकल फैमिली से आई हूँ। मेरे पिताजी श्री अमरेंद्रनाथ भट्टाचार्य जी बहुत अच्छा सिंगर थे और हम लोग 4 बहन हैं, सब गाना गाते थे। मतलब म्यूज़िकल माहौल उसी में, पता नहीं मैंने कब गाना शुरू किया। आपने कहा म्यूजिकल माहौल, तो मतलब घर में कभी कोई त्योहार आता होगा और आपके यहाँ तो वहाँ पर जैसे यहाँ तो रक्षाबंधन, वहाँ तो भाई फोटा। भाई फोटा, हाँ। तो ऐसे मौके आते होंगे तो घर में तो खुद ही सबके सब जो है गा रहे हैं, मिल करके अंताक्षरी कर रहे हैं, या घर में कोई आयोजन है किसी दूसरे किस्म का तो सबके सब घर के ही लोग हैं उसमें, और बहुत आनंद आता होगा आप लोग को। बहुत बहुत डैडी प्रैक्टिस करते थे, रियाज करते थे जी। हम सभी बहनों को प्रैक्टिस कराते थे। खास करके मैं बचपन से बहुत, मेरा म्यूज़िक में बहुत लगन था, तो डैडी बहुत ज़ोर देते थे। 6-6 घंटा मुझे प्रैक्टिस कराते थे। सवेरे 4 बजे जगाते थे और मैं प्रैक्टिस करती थी 2 घंटा, फिर दोपहर में, फिर शाम को 6-6 घंटा रोज़ प्रैक्टिस करती थी। मैं कहते थे ये तुम्हें ठीक करना है, वो ठीक करना है। तो एक पैशन था, क्योंकि डैडी प्रोफेशनल म्यूजिशियन नहीं थे, शौक था और चाहते थे कोई एक लड़की प्रोफेशनल बने, तो पूरी जोर लगा दिया था उन्होंने मुझे सिंगर बनाने के लिए। तो आपकी उम्र में तो लड़कियों को बड़ी वो गुड़ियों के खेल बड़े अच्छे लगते हैं और इस तरह की चीज़ें, और संगीत का जो रियाज था वही आपका खिलौना बन गया एकदम, है। क्योंकि 6-6 घंटे रियाज कोई कम बात तो है नहीं। नहीं, बहुत। हाँ, आपने सही कहा कि मैं खेल बहुत पसंद करती थी और खेलने चली जाती थी, लेकिन डैडी बहुत पिटाई करते थे अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो उस डर से मुझे प्रैक्टिस करना पड़ता था। तो स्कूल में भी आप जो प्रतियोगिताएं होती होंगी उनमें भाग लेती होंगी, फिर कॉलेज पहुंची तो मतलब लोग आपको चाहते होंगे, आपने अपनी प्रतिभा से बहुत नाम कमाया होगा, आपने स्कूल में पहचान बनाई होगी, कॉलेज में भी। स्कूल कॉलेजों में मुझे बहुत प्यार करते थे मेरे जो फ्रेंड्स थे, और मैं मिठाई बहुत पसंद करती थी, तो मिठाई का लालच देते थे। अच्छा। कि एक गाना गा दो, तुम्हें एक रसगुल्ला मिलेगा। तो सच तो ये कहें कि आपको बेशक मिठाई पसंद है, लेकिन अपने गानों के रूप में आपने मिठाई बहुत बांटी है, बहुत रसगुल्ले खिलाए हैं लोगों को। है ना। देखिए, ये जो जादुई आवाज़ है आपकी, इसमें आप कुछ गुनगुनाइए, उसके बाद में फिर कोई गाना आपकी पसंद का हो वो हम सुनवाएंगे, लेकिन पहले हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए कुछ गुनगुनाइए हमारे श्रोताओं के लिए। कभी नीम नीम, कभी शहद शहद, कभी नरम नरम, कभी सख्त सख्त। मधु जी, जिंदगी भी अपने आप में कुछ ऐसी है कि कभी नीम नीम, कभी शहद शहद, कभी नरम नरम, कभी सख्त सख्त। और जब कलाकार एक रास्ते पर चल रहा होता है, कुछ अचीव करने के रास्ते पर, तो संघर्ष भी कुछ ऐसे ही होता है, और जब हमको उसका इनाम मिलता है तो सब कुछ मीठा होता है, और जब बहुत लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है तो कड़वाहट भी होती है। संगीत की ये जो यात्रा है आपकी, पहले आपने बताया कि पिता से सीखा, उसके बाद में संगीत की और बारीकियां जानने के लिए संगीत के क्षेत्र में ही आप गई, या वो शौकिया रहा और किसी दूसरे फील्ड में आपको इंटरेस्ट था, या इसको पूरी तरह से अपनाने के लिए आपने संगीत की किसी संस्थान में बाकायदा दाखिला लिया, उसका प्रशिक्षण लिया? देखिए, मेरे पिताजी हमेशा मुझे सिखाते थे घर पे, फिर उन्होंने अपने गुरु सुनील दास जी के पास लेके गए। 2 साल मैंने सीखा उनसे। फिर सुनील दास जी ने रिकमेंड किया हरिया शुक्ला जी, मशहूर क्लासिकल सिंगर, उनके पास मैंने कुछ साल सीखा। फिर मैं डॉक्टर पंडित अमीर रंजन बैनर्जी, किराना घराना के, उनके पास गई।
तब मैं 10 साल की थी आई थिंक। अच्छा। तो करीब 9 साल मैंने क्लासिकल सीखा उनसे, और पिताजी इनके पास भी लेके गए थे, पंडित एटीकानंद, उनके पास मैंने ठुमरी सीखा। तो पिताजी चाहते थे मैं क्लासिकल सिंगर बनूं, और उस तरह से उन्होंने मुझे ट्रेन किया, जबकि हमेशा मैं चाहती थी कि मैं प्लेबैक सिंगर बनूं, क्योंकि मुझे फिल्मी गाना बहुत अच्छा लगता था। जब पिताजी घर पे नहीं रहते थे तो मैं चोरी छुप के रेडियो सुनती थी, विविध भारती सुनती थी, लता जी का गाना, रफ़ी साहब के गाना। लेकिन डैडी हमेशा कहते नहीं, क्लासिकल तुम्हें सीखना है, और क्लासिकल प्रोग्राम भी किया मैंने, और मैंने मास्टर डिग्री किया म्यूज़िक में। और फिर मैं साउथ अमेरिका गई, सूरीनाम, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन से मुझे नौकरी मिला था, टीचर कम परफॉर्मर। बस वहाँ तक पहुँच गई थी मैं। क्या बात। तो आपने बताया कि आप लता जी को सुनती थी, रफ़ी साहब को सुनती थी, विविध भारती पर जो गाने प्रसारित होते थे, तो कहीं ना कहीं सीखने को तो हमको बहुत सारी जगह हैं जहाँ से हमको सीखने को मिलता है, और वो बारीकियाँ आपने जहाँ से मिल सकती थी वो आपने अपने गायन में उनको पिरो दिया। फिर आपने बताया कि आपने संगीत में उच्च शिक्षा भी हासिल की, और आप चाहती थी कि आप संगीत सिखाएं, या कोई मन में और दबी कोई इच्छा थी कि गायन के क्षेत्र में कुछ आगे बढ़ना है? कभी शिक्षण के बारे में सोचा था कि आपने संगीत मुझे सिखाने के लिए ही चुनना पड़ेगा या जाना पड़ेगा ऐसे? बिल्कुल नहीं, मैं तो हमेशा प्लेबैक सिंगर बनना चाहती थी। मैं आपको बताऊं, आज मैं विविध भारती के प्रोग्राम में हूँ। जब छोटी थी तब रेडियो में जो गाना होता था तो मैं सुन के लिखती थी, लिख के मैं वो गाना सीखती थी और गाना गाती थी। और हिंदी मुझे नहीं आती थी, लेकिन जो भी है टूटी मोटी हिंदी में लिख के लता जी का, आशा जी का गाना सुनती थी। लेकिन मेरी माँ हमेशा मुझे कहती थी, बहुत डांटती थी कि तुम नकल मत करो। मैं जब लता जी के गाना गाती थी बिल्कुल उनकी आवाज़ कॉपी करने की कोशिश करती थी। अच्छा। बचपन में होता है ना, बच्चे तो नकल कर लेते हैं, और मेरे अंदर ये बहुत टैलेंट थी, आज भी है, लेकिन नहीं करती हूँ मैं। तो मम्मी कहती थी कि अगर तुम किसी की आवाज़ को नकल करोगे तो कभी अपना नाम नहीं होगा, अपनी आवाज़ में गाना होगा। तो इसीलिए उन्होंने मुझे मेल सिंगर का गाना सुनाते थे, रफ़ी साहब को सुनो, हेमंत कुमार को सुनो, किशोर दा को सुनो, उन्हीं के गाना अपनी आवाज़ में गाओ। तो वो जो ट्रेनिंग मेरी मम्मी ने मुझे दिया था, ये मेरे लिए एक वरदान है। और आज भी जब लोग मुझे कहते हैं, कोई भी गाना सुनते मेरा गाना, तो कहते हैं कि मधुश्री जी गाना सुनते ही पता चल गया कि आपकी आवाज़ है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं आज के जो यंगस्टर है सबको ये बताना चाहूँगी, नकल मत कीजिए, उनसे सीखिए, अपनी आवाज़ में गाइए। आपकी आवाज़ में गाना तो सुनेंगे ही आगे, लेकिन मैं एक सवाल जो आपसे पूछना चाहता हूँ कि बंगाल तो वैसे भी संगीत की दृष्टि से बहुत समृद्ध है। वहाँ लोक संगीत की अगर हम बात करें, रविंद्र संगीत की बात करें, कहना ही क्या है। संगीत का जो संस्थान है कौन सा रहा जहाँ से आपने संगीत सीखा था? डॉक्टर अमीर रंजन बनर्जी से मैंने म्यूज़िक सीखा। आपने जो एमए किया ना संगीत में? हाँ, मैंने संगीत में एमए किया, रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर डिग्री किया। अच्छा। उस समय जैसे आपने बताया कि माँ जो है आपको मेल सिंगर्स जो हैं उनके गाने ज़्यादा सुनवाती थी जी। तो रफ़ी साहब हो गए, किशोर दा, फिर बंगाल में तो एक से बढ़कर एक गायक हुए हैं। रविंद्र संगीत की तरफ आपका रुझान नहीं था ज़्यादा? रविंद्र संगीत मुझे अच्छा लगता था, कोलकाता से मैं हूँ, और कोलकाता में तो रविंद्र संगीत तो हर लोग गाते हैं, वहाँ की तो रग रग में बसा है, रग में है। जी। मुझे अच्छा लगता था, लेकिन उसका एक ही स्टाइल था, और मैं हमेशा थोड़ा चंचल प्रकृति की थी। मुझे चढ़ा उतरा जो है ना, सा सा थोड़ा हरकतें, ऊंचे स्वर, सब मुझे अच्छा लगता था। तो मुझे ज़्यादातर क्लासिकल और ठुमरी, फिल्मी सॉन्ग, ये सब मुझे अच्छा लगता था। तो चलिए यहाँ पर आपकी पसंद का एक गाना सुनवाते हैं श्रोताओं को, लेकिन हम चाहेंगे कि अगर आप गुनगुना सकें, थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा, मुरे बंसी बजैया, नंद लाला कन्हैया, मुहे मुहे ऐसे नहीं छेड़ो सावरे, सुनो सुनो मोसे नहीं खेलो दावरे, जाके यशोदा से कह दूंगी रे, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा। मधु जी, आपने बताया कि शिक्षिका हो गई आप संगीत की सूरीनाम में। जी। तो भारत से बाहर चली गई, और फिल्म इंडस्ट्री से तो कट ही गई थी एक तरह से आप। वहाँ से फिर फिल्म जगत की तरफ कैसे वापसी हुई आपकी? भारत कैसे आना हुआ आपका? ये कहानी जानना चाहते हैं, वो क्या संयोग था? कमल जी, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। कभी कभी मैं सोचती हूँ, एक फिल्म जैसा लगता है। क्लासिकल सिंगर तो मैं थी, चली गई,
एज ए म्यूज़िक टीचर क्लासिकल सिखाने सूरीनाम में। वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट आते थे और डिफरेंट एज के बच्चे आते थे। तो सूरीनाम जो है एक ऐसे देश है जहाँ पर फिल्म के ज़रिए इंडिया को जानते हैं। तो हर चीज़ फिल्म में जुड़ी हुई थी। लोग आके कहते थे मधुश्री जी मुझे लता जी का गाना सीखना है, रफ़ी साहब का गाना सीखना है। और मैं उस तरह से तो ठीक से सुना नहीं, मैं तो क्लासिकल सिंगर थी। मेरे एम्बेसडर को मैंने कहा क्या किया जाए। तूने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा काम यहाँ पर आए टू पॉपुलराइज आवर कल्चर, तो एक काम करो क्लासिकल के साथ साथ थोड़ा सा उनको फिल्मी गाना भी थोड़ा सा सिखाओ ताकि उनको इंटरेस्ट हो। तो मैं गाना सुनने लगी, लता जी का गाना, आशा जी का, रफ़ी साहब के गाना सुन के उनको सिखाया कि देखो ये गाना जो है इस राग में है, रसिक बलमा, ये राग भूप कल्याण में है। तो अगर आपको ये गाना सीखना है तो आपको क्लासिकल सीखना है। तो इस तरह से मैं इंटरेस्ट उन लोगों को क्रिएट करने की कोशिश करती थी। तो जब गाती थी लता जी का गाना तो लोग कहा अरे आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है, आप क्यों फिल्म में नहीं गाते हो। एंड उस वक्त मैं बहुत यंग थी, 21-22 साल की थी। फिर बचपन से तो जो मुझे इच्छा थी ना जो मैं प्लेबैक सिंगर बनूं, वो इच्छा इन लोगों ने जागृत किया कि आप ज़रूर इस बार इंडिया जाके आप प्लेबैक के लिए कोशिश करो। तो फिर जब मेरा 3.5 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट था ख़त्म हो गया, फिर मैंने सोचा चलो एक बार ट्राई करते हैं, नहीं होगा लेट्स ट्राई। फिर मैं बॉम्बे आई और मेरी कोशिश शुरू किया। तो ये संघर्ष की शुरुआत यहाँ से हुई, लेकिन ये बताइए कि आपका ये जो निर्णय, लोगों ने तो आपको इंस्पायर किया, जाना चाहिए, पीछे लग गए, कई लोगों ने आपको प्रेरित किया कि आपकी आवाज़ फिल्मों के लायक है, पार्श्व गायिका बनना चाहिए। घर वालों की कितनी मर्जी थी इसमें, वो कितने सहमत थे? घर वाले डैडी तो बहुत नाराज़ हो गए थे क्योंकि ही वॉज वेरी प्राउड। यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल मुझे मिला था, एमए में फर्स्ट आई थी, म्यूज़िक में, क्लासिकल में, रेडियो कंपटीशन में फर्स्ट आई थी, तो रेडियो की आर्टिस्ट थी मैं। और नेशनल स्कॉलरशिप मुझे मिला, क्लासिकल में प्रोग्राम किया और क्लासिकल के कारण ही मुझे वो आईसीसीआर का नौकरी मिला, इतना प्रेस्टिजियस जॉब। तो ही वॉज वेरी एंग्री। वो कहा तुम इतना अच्छा क्लासिकल गाती हो, ये छोड़ के तुम बॉलीवुड में जाओगे, बहक जाओगे, वहाँ पर पता नहीं कैसे लोग हैं क्या हैं, बिल्कुल नहीं। तो मैंने कहा नहीं, एक बार तो कोशिश करते, ज़िंदगी एक ही है, कोशिश करते हैं, नहीं हुआ तो फिर चले जाएंगे। जो भी पैसा थोड़ा सा कमा के आई थी मैं लेके बॉम्बे चल पड़ी और फिर यात्रा शुरू हुई। लेकिन डैडी बहुत नाराज़ थे, 2 साल तक मुझसे बात नहीं किया, जितने बार फ़ोन करती हूँ रख देते थे। तो फिर मनाया कैसे उनको? फिर जब मेरा ये गाना आया, कभी नीम नीम कभी शहद शहद, तो डैडी का फ़ोन खुद आया। मतलब उनके भीतर जो नीम की कड़वाहट थी वो दूर हो गई और वो आपकी आवाज़ ने जो शहद घोला फिर से रिश्तों में वही मिठास। हालांकि वो पिता हैं, वो आपके सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं, उनको तो यही लगता था ना कि बेटी जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे, क्योंकि कई बार फिल्मों को लेकर के अलग अलग धारणाएं भी तो बन जाती हैं ना। तो एक पिता के नाते तो उनको चिंता थी आपकी। मुझे लगता है कि वो बहुत प्यार करते थे मुझे और बहुत सोचते थे मेरे बारे में, कुछ हो ना जाए, भटक ना जाए, क्योंकि बॉम्बे में लोग आते हैं, बहुत सारे लोग बन भी नहीं पाते, तो वो नहीं चाहते थे मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊँ, मेरा कुछ नाकामयाब हो, तो इसलिए वो डरते थे। जब देखा गाना आ गया है, हिट हो गया गाना, तो उनकी बहुत खुशी हुई। तो यहाँ पर अब बताइए कौन सा गाना सुनवाएंगे? हम हैं इस पल यहाँ, जाने हूँ कल कहाँ, हम मिले ना मिले, हम रहे ना रहे। किसना फिल्म का ये गाना डैडी को बहुत पसंद था। वो गाना सुन के गए थे, उसके बाद वो हम सबको छोड़ के चले गए थे, लेकिन ये गाना उन्होंने सुना था, उनको बहुत पसंद था। इस पल हमारे श्रोता हमारे साथ हैं और ये प्रोग्राम है यादों का सिलसिला। और यादों का सिलसिला, ये जो प्रोग्राम है, इसमें बातों का सिलसिला जारी है हमारा जानी मानी पार्श्व गायिका मधुश्री जी के साथ में। मधुश्री जी हमारे साथ अपने जो सफलता की ये जो यात्रा है इसके संस्मरण साझा कर रही हैं और बने रहिए हमारे साथ में। मधु जी, मुंबई आने के बाद में एकदम से आपको फिल्म तो मिली नहीं हुई, कुछ संघर्ष करना पड़ा होगा। मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। कई बार आपका ये संघर्ष हो सकता है किसी दूसरे कलाकार के लिए बहुत प्रेरणा बन जाए और उनका मार्गदर्शन हो जाए। तो जब आप मुंबई पहुँचे उसके बाद का जो घटनाक्रम क्या था? कैसे लोगों से मिलना, संगीतकारों से मिलना, स्टूडियो जाना, पहचान बनाना, क्योंकि आप तो नहीं थी, यहाँ तो कोई संपर्क भी नहीं रहा होगा। कैसे ये सब चीज़ें जुड़नी शुरू हुई? इसके लिए क्या किया आपने? बहुत मुश्किल था,
बहुत संघर्ष किया। मेरा जो स्ट्रगल था वो फाइनेंशियल उतना नहीं था जितना बाकी चीज़ों में था। आप सोच सकते मैं यंग, देखने में ठीक ठाक हूँ अकेली हूँ और मैं म्यूज़िक डायरेक्टर से मिलने जा रही हूँ, सबसे मिलने जा रही हूँ। उस वक्त तो म्यूज़िक डायरेक्टर का नंबर भी नहीं होता था। मतलब 99 की बात कर रही हूँ। आज जैसे एवरीथिंग इज़ वेरी इजीली अवेलेबल, उस वक्त म्यूज़िक डायरेक्टर का नंबर क्या है, कैसे पहुँचे, वो भी मुश्किल था। पहुँचने के लिए उनका मैनेजर, 3-4 मैनेजर को मिल के फिर पहुँचेंगे कि नहीं, तो ये सब बहुत मुश्किल था। बहुत स्ट्रगल किया, आपको बता नहीं सकते कितना कितना स्ट्रगल। फिर मैंने सोचा कि मुझे नहीं हो पाएगा। फिर मैं हॉलैंड चली गई। वहाँ पर मुझे एक नौकरी मिल रहा था हॉलैंड में। अच्छा। क्योंकि हॉलैंड से सूरीनाम का बहुत कनेक्शन है। अच्छा। तो सूरीनाम में स्टूडेंट काफ़ी थे, तो मैंने सोचा चलो वहाँ पर स्कूल पुल खोले। फिर एक बार जो बॉम्बे आ गए ना, वो बार बार बॉम्बे आना चाहेंगे। और मेरा एक ज़िद है, जब तक कोई काम मैं लेती हूँ, जब तक पूरी नहीं होती उस चीज़ में मैं गिव अप नहीं करती हूँ, ट्राई करते रहती हूँ। क्योंकि मैं कंपटीशन से आई हूँ। बचपन से हमारे पीछे कोई ऐसा नहीं था मुझे पुश करे। जो भी किया, मेरे डैडी मम्मी ने मेहनत किया, सपोर्ट किया, वो लोग हमें कंपटीशन में ले जाते थे। मुझे फर्स्ट होना है। ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, वो मुझे लगा नहीं कि मैं हार के तो नहीं आऊँगी, एक गाना तो बॉलीवुड में गा के आऊँगी। फिर मैं बॉम्बे आई। फिर कुछ दिन के बाद फिर स्ट्रगल, कुछ नहीं होता, मिलते ही नहीं, म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं मिलेंगे तो आपको चांस कैसे देंगे। फिर चली गई हॉलैंड। इस तरह से आना जाना था हॉलैंड में। वही मैं चाह रहा हूँ कि सुनना आपसे, सूरीनाम से आप मुंबई लैंड करती हैं, फिर हॉलैंड चली जाती हैं, फिर हॉलैंड से फिर लैंड करती हैं मुंबई में, तो संघर्ष चल रहा है आपका। लेकिन एक चीज़ मेरे मन में सवाल आता है कि चूंकि कलकत्ता से आपकी यात्रा शुरू हुई, तो कलकत्ता तो अपने आप में खुद एक बहुत बड़ी फिल्म नगरी है। कलकत्ता से बहुत सारे संगीतकार, फिल्मकार मुंबई आए, उनका यहाँ योगदान रहा। तो आपने अपनी शुरुआत कलकत्ता से करने की बजाय, बांग्ला सिनेमा से करने की बजाय मुंबई को क्यों चुना? देखिए, बांग्ला सिनेमा मैंने किया, उस वक्त मुझे 1-2 फिल्म में चांस मिला था, मैंने किया था। लेकिन हिंदी जो है एक नेशनल लैंग्वेज है। कोलकाता में जो है, आई लव कोलकाता, कोलकाता इज़ वेरी गुड, लेकिन वो रीजनल हो जाता है। तो हर सिंगर चाहते कि उनके जो गाना है, उनके जो कला है पूरी दुनिया तक जाए, और उसका माध्यम है लैंग्वेज। हिंदी एक ऐसे लैंग्वेज है पूरी दुनिया तक सुन सकते हैं, तो इसलिए सब लोग ट्राई करते। बॉम्बे मैंने भी किया। तो बॉम्बे में डायरेक्ट आपको फिल्म के लिए गाना मिल गया, या कवर वर्जन भी आपने गाए, जिंगल्स वगैरह गाए, विज्ञापनों के लिए भी अपनी आवाज़ दी, कुछ ऐसा रहा? या बहुत, जब मैं बॉम्बे आई तो मैं बहुत सारे गाना टी सीरीज़ के लिए जो वर्शन सॉन्ग होते थे, क्योंकि जब हॉलैंड बॉम्बे करती थी उस वक्त कोई कमाई नहीं था, तो मेरा जितना पैसा सब खर्चा हो गया था। आना जाना लगा हुआ था हॉलैंड और मुंबई के बीच में? हाँ। अच्छा। क्योंकि श्योर नहीं थे ना, पता नहीं क्या होगा, तो उस दौरान मेरा जितना पैसा कमाई थी सब खर्चा हो गया। तो यू हैव टू सर्वाइव। हवाई यात्रा में हवा हो गया आपका पैसा एक तो तो उस वक्त पैसा की ज़रूरत थी, तो जो भी मिला मैंने किया। जिंगल बोलिए, जिंगल इतना नहीं किया, लेकिन कवर वर्जन बहुत किया। गीता दत्त की पूरा कवर वर्जन, लता जी, आशा जी, सबको बहुत किया। फिर मैंने देखा कि इस तरह से नहीं चल सकता है। मेरे हस्बैंड रॉबी बादल, तो वो सूरीनाम से आए मुझे सपोर्ट करने के लिए, और हमने तय किया चलो एक एल्बम बना लेते हैं। क्योंकि मेरे लिए मुश्किल ये था, जब भी मैं किसी म्यूज़िक डायरेक्टर के पास जाती थी, वो पूछते तो तुम किसके आवाज़ में गाते हो, कौन सा स्टाइल है तुम्हारा, लता जी ना आशा जी। तो मैंने कहा मेरा तो कोई स्टाइल ही नहीं, मैं अपनी आवाज़ में गाती हूँ। तो फिर कोई सुनना नहीं चाहिए, किसी के पास टाइम नहीं है कि बैठ के आपको सुने, कैसेट छोड़ जाओ, कैसेट तो मेरे पास था ही नहीं। तो मैंने एक एल्बम किया, ले जा मेरा संदेश एल्बम का नाम, और अपने स्केल के हिसाब से रवि जी ने म्यूज़िक बनाया और मैंने गाया। वो जी म्यूज़िक ने रिलीज़ किया। उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ हुई थी? बॉम्बे में। और वीडियो भी बनाया मैंने, खर्चा करके खुद पैसा लगा के बनाया। फिर मैंने जी म्यूज़िक को दिया, रिलीज़ किया। वो कैसेट मैं सबको भेजने लगी, और उसी से मुझे धीरे धीरे काम मिलने लगा। तो धीरे धीरे काम जो मिलने लगा वो तो अच्छी बात है, लेकिन पहला काम उस एल्बम की वजह से किसने दिया आपको? इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैंने क्या किया था, उस वक्त तो बहुत सारे साधन नहीं थे, तो मैंने सबको कुरियर शुरू कर दिया। जितने म्यूज़िक डायरेक्टर थे फिल्म डायरेक्टरी में, लिरिसिस्ट, सबको मैंने वो एल्बम भेजना शुरू किया, पोस्ट किया। एक पोस्ट जो है, एक सीडी वापस आ गया। तो उन्होंने कहा उन्होंने लिया नहीं, तो कौन है, जावेद अख्तर साहब। फिर मेरे मन में ज़िद आ गया, उन्होंने कैसे रिजेक्ट कर दिया। तो मैंने नंबर निकाली, वॉर करके फ़ोन किया, सुबह शाम फ़ोन करते, एक टाइम मिल गया। और मैंने कहा देखिए मैंने आपको एक, उन्होंने कहा कौन, तो मैंने कहा मैं मधुश्री। मधुश्री कौन, तो मैंने कहा मैं सिंगर हूँ। तो क्या हुआ, तो मैंने कहा सर मैंने आपको एक
सीडी भेजा था, आपने वापस कर दिया, मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने कहा एक बार आप सुन लीजिए। नहीं मेरे पास टाइम नहीं है बेटा। तो मैंने कहा आपसे मिलना चाहती हूँ। नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। फ़ोन रख दिया। फिर दोबारा फ़ोन किया, पीछे पड़ गई, तो उनको सुनना है। मुझे लगा मेरा सीडी कैसे नहीं सुना। अच्छा। तो फिर मिल गया, तो उन्होंने मेरा जोश और जुनून देख के उन्होंने कहा ठीक है तुम एक दिन आ जाओ, सीडी भेज देना। मैंने कहा नहीं मैं खुद आके दूंगी। तो मैं उनके पास गई, उन्होंने कहा सीडी छोड़ जाओ। मैंने कहा नहीं सर आप मेरे सामने बैठ के सुनिए। मैं अच्छा। हाँ। तो जब देखा मेरे अंदर इतना जुनून है, वो कहा कि चलो ठीक है। उनके जो असिस्टेंट का चला दो सीडी चला दो। तो ऐसे ही कैजुअली चाय पीते रहे। फिर जब सीडी गाना बजने लगा तो पूरा एल्बम सुना और कहा अरे वाकई तुम अच्छा गाती हो, तुम्हारी आवाज़ क्रिस्टल क्लियर है, बहुत अच्छा है। तो मुझे बहुत खुशी हुई, चलो चांस मिल गया ऐसा। कहा देखो मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं तो राइटर हूँ, मैं म्यूज़िक डायरेक्टर को तुम्हारा नाम रेफ़र करूँगा। मैं कहा ठीक है। सीडी छोड़ के गई उनके पास। एक हफ्ता बाद फ़ोन आया सुबह सुबह, मधुश्री बोल रहे हैं। मैंने कहा सर आप जो सीडी मुझे दिया था ना, वो सीडी लेके राजेश रोशन के पास चले जाओ। एक गाना शायद मैंने तुम्हारे लिए जिक्र किया, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो शायद तुम्हें मिल जाए। तो मैं लेके गई। राजेश जी हाँ सीडी हाँ जावेद साहब बहुत तारीफ़ कर रहे थे, सुनाओ। तो मैंने उनको सीडी सुनाया। मैं सीडी प्लेयर साथ में लेके चलती थी ताकि ऐसा नहीं कह रख के जाओ रिएक्शन, इंस्टेंट रिएक्शन जाना चाहती थी। तो उन्होंने सुना, सुन के मुझे कहा तुमने गाया? तो मैंने कहा हाँ सर। अच्छा अपनी आवाज़ में मतलब? मैंने कहा बोले गाना सुनाओ, जो गाना अभी मैंने सीडी में सुना खाली आवाज़ मुझे सुनाओ। आजकल क्या है मधु, बहुत टेक्निकल आ गया ना, पता नहीं किसका क्या सुर वुर ठीक करता है। तो मैंने गाया। वो कहा अच्छा है, एक काम करो, एक गाना मैं प्रॉमिस नहीं करूँगा, एक गाना कविता जी साधना जी अभी है नहीं तो कोशिश करूँगा अगर आवाज़ फिट हो जाए रखेंगे। तो वे स्टूडियो में बुलाया, प्रैक्टिस किया, रिकॉर्ड किया, गाना अच्छा लगा, रह गया। दैट वाज माय फर्स्ट चांस। वो जो गाना पहला मौका था आपका, और एक किसी नामी म्यूज़िक डायरेक्टर ने, क्योंकि राजेश रोशन जो हैं छोटे मोटे संगीतकार नहीं हैं, वो गाना हमारे लिए श्रोताओं के लिए गुनगुनाइए, फिर हम सुनवाएंगे उसको। मोक्ष फिल्म का ये गाना बहुत ही मेलोडियस गाना। कई दिन से जैसे पिघलता है दिल, संभाले ना मुझसे, संभलता है दिल, मचलता है दिल। हमारे लिए तो दिल संभालना मुश्किल हो रहा है क्योंकि बहुत मचल रहा है आपसे सवाल पूछने के लिए। मोक्ष फिल्म के गाने की बात आपने की, मतलब संघर्ष से थोड़ा सा मोक्ष मिला आपको। क्यों? अभी उतनी मुक्ति नहीं, लेकिन एक जैसे कहते हैं ना शुरुआत हो गई, दरवाजा खुला। आपने कुछ नाम बताए जो उस दौर में बड़े पॉपुलर नाम थे, पार्श्व गायिकाओं की मैं बात करूं, स्थापित नाम थे। उनके बीच में अपने आप को स्थापित करने के लिए संघर्ष तो वाकई एक नए नवोदित कलाकार को काफ़ी करना पड़ता है। इसके बाद की कहानी भी तो हम जानना चाहेंगे, और फिर कौन कौन से इसमें पड़ाव है, कैसे पड़ाव है, कोई दिलचस्प मोड़ आया हो तो ज़रूर बताइए। उसके बाद मैंने कल हो ना हो फिल्म के लिए माही वे गाना, जो बहुत सुपर पॉपुलर, उसके बारे में बताइए, उसकी जरा हिस्ट्री बताइए ना, कि ऐसे नहीं एकदम। हाँ वो भी जावेद साहब ने शंकर जी को कहा कि इसको एक बार सुन लो, तो शंकर जी को बहुत पसंद आया, तो उन्होंने रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया। तो मैंने कहा अरे बाप रे, इतनी बड़ी फिल्म में, यश जौहर की फिल्म जो माही वे तेरे माथे झूमर चमके, तेरे कानों वाली दमके है रे। तो इसके एक अंतरा है प्रीति जिंटा के लिए, बरसे रंगीनी कलियां है मैं कि भीनी भीनी, ये मैंने गाया, एक ही अंतरा गाया। अच्छा उस वक्त क्या लग रहा था कि मुझे बुलाया रिकॉर्डिंग के लिए तो शायद मैं पूरा गाना गाऊंगी, लेकिन एक ही अंतरा हुआ और कहा हो गया, अच्छा हुआ तुम जाओ। मुझे थोड़ा मायूस हो गया, मैं दुखी हो गई। मैंने कहा इतने बड़े फिल्म में एक गाने के एक अंतरा मिला, 4 लाइन। तो जावेद साहब को मैंने कहा थैंक यू सो मच, लेकिन 4 ही लाइन मिला। बोले मधुश्री तुम्हें मालूम नहीं ये गाना कितना बड़ा होगा, 50 साल बाद भी लोग याद रखेंगे। और इसमें तो सभी लोग गाया, उदित नारायण जी भी, सोनू निगम। बाद में मैंने देखा कमाल। तो उसके बाद मैंने फिर शंकर जी इतने बड़े नामों के बीच में आपको स्थान मिला, जगह मिली, ये एक बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी बात। उसके बाद शंकर महादेवन जी के साथ मैंने और एक गाना गाया, डुएट गाना, कुछ ना कहो फिल्म में। तुम्हें आज मैंने जो देखा चमका है किस्मत का तारा, बहुत पॉपुलर था, सुपर पॉपुलर था। देखिए क्या होता है, जब हम गाना गा रहे होते हैं तो हम अपनी मस्ती में डूबे होते हैं, सामने म्यूजिक डायरेक्टर जो है उसका एक्सप्रेशन देखने का आपको मौका मिला, उनके चेहरे पर क्या हाव भाव था उस समय, या जब आप रिकॉर्डिंग करके बाहर निकलें तो एक वो जो एक एलिमेंट होता है जिसमें इंसान हैरान
होता है कि कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देखा कभी किसी के चेहरे पे आपने? आई एम सो थैंकफुल टू शंकर जी. शंकर जी इज़ ए एक्सेलेंट कंपोजर एंड वेरी गुड म्यूजिशियन, और बहुत अच्छा सिंगर तो है ही. तो वो मुझे एग्जैक्टली बता दिया तुम्हें ऐसे गाना है, वो गाना है. तो सिंगर कंपोजर के साथ रिकॉर्डिंग का यही फ़ायदा है, मुझे कुछ सोचना नहीं है, जस्ट जो कहते हैं मैं करती हूँ. तो बहुत खुश हो गए शंकर जी, बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग किया उन्होंने. और पिक्चराइजेशन अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय की फिल्म, सुपर हिट था गाना. तो उसके बाद मैंने और कुछ रिकॉर्डिंग किया. दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम यादों का सिलसिला, और हमारे साथ अपनी यादें साझा कर रही हैं जानी मानी पार्श्व गायिका मधुश्री जी. मधु जी, वैसे दिक्कत क्या है ना, मुझे डायबिटीज़ है और इतनी मीठी बातें हो रही हैं, मुझे बाद में अपना टेस्ट करवाना पड़ेगा कि शक्कर का लेवल कोई बढ़ तो नहीं गया है कहीं ज़्यादा. तो मैं ये कहता हूँ कि जब कामयाबी आपको मिलती है ना, तो उसकी एक इतने दिनों के बाद में जब प्रतीक्षा होती है, उसकी खुशी अलग होती है. तो मैं जानना चाहता हूँ कि उस समय आपकी जहनियत क्या थी, कैफियत क्या थी, और जब घर के लोगों को पता चला तो उनका रिएक्शन क्या था? बहुत अच्छा था. देखिए, घर वाले का सपोर्ट अगर नहीं होता है तो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता है. तो उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मेंटली, जो मुझे चाहिए थी. और मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट किया. बिना उसके सपोर्ट में कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि कामयाबी के साथ साथ फेलियर भी होता है, प्रॉब्लम होता है, दिक्कतें होती है. आर्टिस्ट झेल नहीं पाते अगर उसको कोई ना संभाले. तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आर्टिस्ट एक नाजुक है, बच्चे की माफिक है जी. तो बहुत सपोर्ट किया. मधु जी, क्योंकि आपने अपने हस्बैंड का जीवन साथी का नाम लिया, और सच में एक बहुत बड़े ताकत के रूप में, प्रेरक शक्ति के रूप में हमारे साथ में उसका होना हौसला अफजाई करता है. उनके बारे में भी तो कुछ बताइए हमें. वो क्या करते हैं और उनसे आपका परिचय कब कैसे हुआ? कहते हैं ना, ये सिंगल से डुएट कैसे, ये गाना दो गाना पहले एकल फिर दो गाना कैसे हुआ ये? ही इज़ बेसिकली फ्रॉम सूरीनाम, साउथ अमेरिका, बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर. मैं वहाँ पर उनसे मिली थी. फिर सेंटर में आते थे गाना सीखने. म्यूज़िक में बहुत रुचि थी. हालांकि ही इज़ ए इंजीनियर था, वो एक बिजनेसमैन था. लेकिन जब भी टाइम मिलता था सेंटर में आते थे. तो उन्होंने स्टूडियो बनाया था, बहुत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया. बेसिकली ही वॉज ए सिंगर. बाद में उन्होंने इंजीनियरिंग ज्वाइन किया. तो म्यूज़िक के प्रति उनके जो प्यार है हमेशा ही था. तो फिर हम लोग होते हैं ना, मिल गए, बहुत काम किया, इकट्ठा काम किया, बहुत सपोर्ट किया मुझे भी. सूरीनाम में भी हमने बहुत बड़े बड़े शो किया, बहुत गाना रिकॉर्डिंग किया. मैं बेसिकली क्लासिकल सिंगर थी, लेकिन सूरीनाम में जो लैटिनो म्यूज़िक, उस वक्त लैटिनो म्यूज़िक वहाँ आज भी बहुत पॉपुलर है. उस लैटिनो म्यूज़िक पर मैंने हिंदी में बहुत रिकॉर्ड किया. क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह. अच्छा, ये बताइए, ये गाना जो है ये लिखा किसने? मैं और मेरे हस्बैंड रॉबी बादल जी ने. तो आप लोग ये काम भी करते हैं? नहीं, उस वक्त क्या था, सूरीनाम में ये गाना एक्चुअली एक सालसा गाने का कवर वर्जन है. तो इंग्लिश से हमने उसको मीनिंग एज इट इज रख के टूटे मोटे हिंदी में ये भी तो अपने आप में एक अद्भुत प्रतिभा है भाई, है ना. और सबसे अच्छी बात ये है कि आपकी उनके साथ में वो पति हैं, एक वो अलग भूमिका है, लेकिन एक रचनात्मक कलाकार के रूप में जो एक भागीदारी होती है, तो वो जो ट्यूनिंग वो बड़ी ज़रूरी है. तो उनके साथ में आपकी ये जो ट्यूनिंग है, रचनात्मक जिसको कहते हैं ना, साझेदारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और मैं समझता हूँ कि ये भी एक कलाकार की बहुत बड़ी ताकत होती है. अच्छा है, लेकिन हम दोनों इस म्यूजिक के फिल्म में इतना लड़ाई करते हैं. हाँ. ओपिनियन लेके, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं. तो एक आध उसका नमूना पेश कीजिए ना, जरा कुछ हो जाए. मैं तो अभी भूल गई. थोड़ा सा कुछ तो. ऐसा मुझे लगे कि सारी खुशियाँ मुझको मिल गई, बाहों में मैं तेरे, अब जिंदगी मेरी ऐसी बीती, पाके मैं अब तुझे, खोना नहीं मैं चाहती हूँ, आके मैं अब तुझे सीने से लगा ले, हो रख दे इस पल को, बांध ले बंधन इस घड़ी से, रुक जा मेरी जान, ना जा कभी ना जाना, रुक दे इस पल को,
बांध ले बंधन इस घड़ी से, रुक जा मेरी जान, ना जा कभी ना जाना। क्या बात है, वाह 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 वाह, आनंद आ गया। तो सूरीनाम में आपका नाम और हस्बैंड पॉपुलर रहे होंगे वहाँ भी आप लोग? बहुत, हैं? वहाँ की लता मंगेशकर कहा जाती थी मैं। अच्छा। तो बड़ा सुन के बड़ा अच्छा लगता होगा सुन आपको। के कमाल के। हैं? तो कैसे जब प्रोग्राम खत्म होता होगा तो कैसे कैसे मिलते थे लोग वहाँ के? तो लोग मुझे ऑटोग्राफ लेने के लिए आते थे। और ये चीज़ जब मैं इंडिया में आई, आई एम ज़ीरो, मुझे कोई नहीं जानते। वहाँ पर आप सोचिए मेरी स्थिति, लोग मुझे कहते अरे शी वाज सो फेमस। यहाँ पर म्यूज़िक डायरेक्टर मुझे पूछते थे आप गाती हो, क्या गाती हो, एक लाइन गा के सुनाओ। मैं तो अपने को स्विच ऑन स्विच ऑफ कर लेती थी, लेकिन मन में एक झटका लगता था। एक फेम के बाद फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। यादों का सिलसिला। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी पार्श्व गायिका मधुश्री से कमल शर्मा की ये बातचीत अभी खत्म नहीं हुई है। इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे गणेश शिंदे, संयोजन दिलीप कुलकर्णी। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। यादों का सिलसिला।